Hello students, welcome back to the next lecture of heredity and evolution, next chapter. तो पिछले लेक्चर्स में हमने कुछ हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर के जो कुछ बेसिक कंसेप्ट थे हमने वो डिस्कस किया था। हमने ये डिस्कस किया था कि वेरिएशंस की मीनिंग क्या होती है, वेरिएशंस कैसे क्रिएट होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस क्रिएट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ड्यू टू द मिक्सिंग ऑफ गैमेट्स की मिक्सिंग की वजह से नई कैरेक्टरिस्टिक जनरेट होती है, रिशफलिंग ऑफ जीन्स होती है, उसकी वजह से नई कैरेक्टरिस्टिक जनरेट होती है। अब देखिए, अब आगे हम चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। दैट इज़, अब इसमें देखते हैं जैसे हेरिडिटी डेफिनेशंस देखते हैं। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? हेरिडिटी इज डिफाइंड एज द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक कैरेक्टर्स का जाना या पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक कैरेक्टर्स का जाना, दिस इज कॉल्ड हेरिडिटी। तो वी कैन डिफाइन हेरिडिटी एज transmission of characters or traits, transmission of characters or traits from parents to offsprings, from parents to offsprings. और अल्टरनेटिवली हम इसको ये भी बोल सकते हैं, क्या होगा? कंटिन्यूटी ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। हम सभी जो हैं अपनी जो हमारी जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, हम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक हम उसको कंटिन्यू करते हैं। तो दैट इज कंटिन्यूटी ऑफ फीचर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। दिस इज ऑल्सो हेरिडिटी, दैट इज continuity of features from one generation to the next. ओके, अब इसके एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं। एग्जाम्पल्स हमारे पास क्या हो जाएंगे हेरिडिटी के? एग्जाम्पल्स जैसे देखिए, एग ऑफ स्पैरो, eggs of sparrow hatch to form sparrow. Dog produce puppies. These are the examples. Human child bears all the basic characteristic of human being. ओके, तो ये सारे कैरेक्टर्स हुए, जनरल कैरेक्टर्स जो हैं। तो जिससे मतलब जैसे अब एक पर्टिकुलर मान लो स्पैरो का एग है तो उससे क्या होगा? स्पैरो का बच्चा ही निकलेगा। डॉग के बच्चे डॉग ही होंगे, ह्यूमन के बच्चे ह्यूमन ही होंगे। ओके, तो दिस इज़ क्योंकि जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो कैरेक्टरिस्टिक एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ट्रांसफ़र की जाती है एंड दिस इज़ कॉल्ड हेरिडिटी। ओके, इसको हम बोलते हैं हेरिडिटी। अब ऐसा क्यों होता है? रिजेम्बलेंस के पीछे हमारे पास रीजन्स क्या है? हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। रिजेम्बलेंस के पीछे रीजन क्या है? बिकॉज क्या था कि सेल के अंदर न्यूक्लियस है और फिर न्यूक्लियस के अंदर क्या है? क्रोमोजोम्स है। और क्रोमोजोम्स में जो डीएनए के बने हुए हैं उनमें जो उनके जो फ्रैगमेंट्स हैं जीन्स हैं। तो जीन्स क्या है? जीन्स क्या करते हैं? जीन्स जो है वो स्टोर इन्फॉर्मेशन, जीन्स स्टोर क्या करते हैं? इन्फॉर्मेशन फॉर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, और इसकी वजह से स्टोर इन्फॉर्मेशन और इस इंफॉर्मेशन की वजह से डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक क्रिएट होती है। ओके, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक। अब
बायोलॉजी के जिस ब्रांच में हम हेरिडिटी को स्टडी करते हैं दैट इज कॉल्ड जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स को हम डिफाइन कर सकते हैं, जेनेटिक्स दैट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स अबाउट हेरिडिटी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals about heredity is called genetics। इसमें एक फेमस नाम हमारे पास आता है ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल इज कॉल्ड फादर ऑफ जेनेटिक्स, मेंडल इज कॉल्ड फादर ऑफ जेनेटिक्स। for his outstanding contribution in the field, in this field। ओके, मेंडल को हम फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं क्योंकि मेंडल ने जो जेनेटिक्स से रिलेटेड, हेरिडिटी से रिलेटेड जो लॉज थे उसको इन्होंने फॉर्मुलेट किया। तो थोड़ा सा हम पहले मेंडल के बारे में समझते हैं। देखिए, Mendel was basically he was not a biologist, he was a mathematician, ठीक है। तो बट उनके जो लॉज थे दैट इज रिलेटेड टू जेनेटिक्स, तो थोड़ा बहुत हम इनका जो पूरा नाम था दैट वाज ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। टाइम पीरियड इनका होता है 1822 से 1884 तक का। ओके, अब देखिए मेंडल एक्चुअली जो था, इनकी जो स्टार्टिंग की जो एजुकेशन थी वो मतलब मॉन्स्ट्री में हुई और उसके बाद वो यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में उन्होंने मैथ्स और साइंस पढ़ने गए और फिर वो मैथमेटिक्स के टीचर्स के लिए उन्होंने एग्ज़ाम दिया बट उसमें उनको सक्सेस नहीं मिली। तो फिर से वो मतलब मॉन्स्ट्री में ही उन्हें जॉब मिली असिस्टेंट फादर की और उन्होंने मॉन्स्ट्री की जो ज़मीन थी उस पर उन्होंने पी प्लांट को कल्टीवेट करना शुरू किया और उन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट था वो आपको पी प्लांट पे ही किया। जो उनका जो सबसे जो फर्स्ट सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट था दैट ही कंडक्टेड इन 1856 से उन्होंने स्टार्ट किया था। और मेंडल के सक्सेस का एक काफ़ी बड़ा रीज़न था कि ही वॉज ए मैथमेटिशियन। तो उन्होंने जो मैथमेटिक्स और साइंस की नॉलेज थी उसको ब्लेंड किया और उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने अपनी डाटा जो थी उन्होंने अपनी मतलब डाटा को स्टोर किया। जैसे ये क्वेश्चंस बार बार पूछते हैं कि व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द मेंडल सक्सेस, तो हमारे पास काफ़ी सारे रीजन है। एक रीज़न तो ये है कि मेंडल ने पी प्लांट को चूज किया। पी प्लांट यानी उन्होंने एक पर्टिकुलर प्लांट को चूज किया क्योंकि प्लांट की लाइफ साइकिल वो भी पी प्लांट की लाइफ साइकिल छोटी होती है। तो छोटी लाइफ साइकिल होने का एडवांटेज ये हुआ कि वो काफ़ी सारी जनरेशन को स्टडी कर सकते थे। फिर पी प्लांट इज सेल्फ पॉलिनेटिंग, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होती तो अपने अकॉर्डिंगली वो उसको सेल्फ पॉलिनेट कर सकते थे। उसके बाद ये था कि मेंडल बीइंग अ मैथमेटिशियन उन्होंने डाटा की एक्यूरेसी पे काफ़ी ध्यान दिया और काफ़ी उन्होंने मतलब पर्टिकुलर वे में मतलब डाटा को करेक्ट किया। ये मेंडल के सक्सेस के रीजन थे। फिर एक सक्सेस का रीज़न एक ये भी था कि एक बार में उन्होंने केवल एक कैरेक्टर पे कॉन्सेंट्रेट किया और उस पर जब उनको सक्सेस मिली तब उन्होंने फिर 2-3 कैरेक्टर को स्टडी किया। तो ये मेंडल के सक्सेस के रीज़न थे। अब ये क्वेश्चन पूछते हैं कि वाई मेंडल चूज पी प्लांट ही क्यों चूज किया? तो वही एक तो ये था कि भाई मेंडल ने पी प्लांट इसलिए चूज किया कि पी प्लांट की लाइफ साइकिल छोटी है, ठीक है। तो अपनी पूरी जितनी समय तक उनका एक्सपेरिमेंट चला 7-8 सालों तक, तो उन्होंने काफ़ी सारी जनरेशन को स्टडी किया और जितनी ज़्यादा जनरेशन को स्टडी करेंगे, जितनी ज़्यादा हम मतलब आपको मतलब डाटा मतलब कलेक्ट करेंगे, एक्यूरेसी के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। और फिर दूसरा रीज़न ये था कि पी प्लांट जो है वो आपको सेल्फ पॉलिनेटिंग था, तो इसका एडवांटेज मिला। तो मेंडल की हम बात करें थोड़ा सा, तो एडुकेटेड इन अ मॉन्स्ट्री, went to University of Vienna, to study maths and science. Started first set of his experiment
ऑन पी प्लांट इन 1856। ओके, तो ये मेंडल के बारे में थोड़ा बहुत। अब मेंडल ने अपना लॉ तो दिया, ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक्स, बट मेंडल की ये काफ़ी मतलब बैड लक थी, जो कि मेंडल के लाइफ टाइम में मेंडल के वर्क को कोई रिकॉग्निशन नहीं मिली। इसके पीछे भी कुछ रीजंस थे। मेंडल ने अपनी जो फाइंडिंग थी वो जिस मतलब चर्च में वो काम करते थे उसी चर्च की एक मतलब मैगजीन थे, उसमें उन्होंने उसको पब्लिश कराया। एक तो उसकी सर्कुलेशन कम थी, काफ़ी लोगों तक वो पहुंचा नहीं, और जिन लोगों तक पहुंचा भी तो उस समय का जो साइंटिफिक वर्ल्ड था उन लोगों ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो मेंडल को अपने लाइफ टाइम में इसके लिए मतलब कोई रिकॉग्निशन नहीं मिली। बट उनकी डेथ के कई सालों बाद कुछ साइंटिस्ट थे जो कि इन्हीं चीज़ों पे काम कर रहे थे, और फाइनली वो उन्हीं कंक्लूजन पे पहुँचे जिस पे कि मेंडल काफ़ी समय पहले पहुँच चुके थे। तब मेंडल के वर्क को रिकॉग्निशन दी गई, एंड नाउ ही इज़ कॉल्ड फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, तो ही ब्लेंडेड हिज नॉलेज ऑफ maths and science and formulated the laws of inheritance। लॉज ऑफ इनहेरिटेंस उन्होंने दिया, और इसके लिए उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। ओके, आप देखिए मेंडल का लॉ क्या था, उसको समझने से पहले मेंडल ने किस ढंग से अपने एक्सपेरिमेंट को अंजाम दिया, कैसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, पहले ये देखते हैं। मेंडल एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। देखिए क्या किया उन्होंने, सिलेक्शन, हाइब्रिडाइजेशन एंड सेल पॉलिनेशन। सिलेक्शन, हाइब्रिडाइजेशन एंड सेल पॉलिनेशन। सिलेक्शन में उन्होंने क्या किया कि प्योर ब्रीड को सेलेक्ट किया। जैसे अगर टॉल है तो उन्होंने प्योर टॉल को सेलेक्ट किया। कैसे किया अभी हम देखेंगे। सिलेक्शन ऑफ प्योर ब्रीड प्लांट, और प्योर ब्रीड का मतलब क्या हुआ, प्लांट प्रोड्यूसिंग सेम कैरेक्टरिस्टिक जनरेशन आफ्टर जनरेशन, हर जनरेशन पे सेम ही कैरेक्टरिस्टिक प्रोड्यूस हो। अभी डिस्कस करेंगे हम इसको आगे। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब उन्होंने क्या किया कि जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के जो प्लांट्स थे उनको आपस में उन्होंने क्रॉस करवाया। तो प्लांट्स हैविंग कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर क्रॉस पॉलिनेटेड। उसके बाद सेल्फ पॉलिनेशन आगे डिस्कस करेंगे। सेल्फ पॉलिनेशन देखिए, तो
प्योर ब्रीड का मतलब क्या हम समझते हैं, जैसे मेंडल ने मान लो दो टॉल प्लांट लिए, इनको आपस में क्रॉस कराया, टॉल प्लांट आपस में क्रॉस कराया, जो कुछ इंडिविजुअल्स मिले इसमें, जो ऑफस्प्रिंग्स मिले उसमें से कुछ टॉल थे, कुछ ड्वार्फ थे, टॉल थे, कुछ ड्वार्फ थे, उन्होंने ड्वार्फ को हटा दिया, टॉल को फिर से क्रॉस कराया, अगेन जो प्लांट मिले उसमें से कुछ टॉल थे और कुछ ड्वार्फ थे, अगेन ड्वार्फ को हटाया, फिर से टॉल को क्रॉस कराया, अगेन वही हुआ। लेकिन हर जनरेशन पे जो क्या था कि ड्वार्फ की जो थी वो परसेंटेज कम होती गई। फाइनली जब उनको 2-3 जनरेशन तक लगातार टॉल प्लांट मिलने लगे, इट मीन्स कि जो प्लांट हमने चूज किया अब उसमें ड्वार्फनेस की प्रॉपर्टी नहीं है, तो दैट इज द प्योर प्लांट, यानी एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए वो प्योर है। ठीक है, तो प्लांट प्रोड्यूसिंग सेम कैरेक्टरिस्टिक जनरेशन आफ्टर जनरेशन, दैट इज द प्योर ब्रीड प्लांट उन्होंने चूज किया। फिर अब जो कंट्रास्टिंग, उसके बाद जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स वाले जो प्लांट्स थे, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का मतलब जैसे हम एक पर्टिकुलर कैरेक्टर्स लेते हैं, हाइट में मेंडल को 2 वेरिएंट मिले, टॉल और ड्वार्फ, तो ये क्या हो गए कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। तो इनको उन्होंने आपस में क्या करवाया, इनको उन्होंने आपस में क्रॉस पॉलिनेशन करवाया। अब इस क्रॉस पॉलिनेशन के क्या क्या स्टेप्स थे देखिए, जो क्रॉस पॉलिनेशन के जो स्टेप्स थे, क्रॉस पॉलिनेशन उन्होंने कैसे करवाया, जो प्योर जो प्लांट्स थे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स वाले, स्टेप्स इन क्रॉस पॉलिनेशन। चलिए पहला स्टेप इसमें क्या था, दैट इज इमैस्कुलेशन। फर्स्ट स्टेप इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन मतलब रिमूवल ऑफ एंथर, उस प्लांट को जिसको हम फीमेल प्लांट एज अ ट्रीट करने वाले हैं उसमें एंथर को रिमूव किया ताकि सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सके और डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के पॉलिन ग्रेन से हम उसकी पॉलिनेशन करवा सकें। तो दैट इज रिमूवल ऑफ एंथर ऑफ plants which is going to act as female flower। ठीक है, और ये काम बर्ड की स्टेज में किया जाता है, क्योंकि जब थोड़ा मैच्योर हो जाएगा तो फिर सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद क्या किया उन्होंने, बैगिंग, इसको उन्होंने कवर कर दिया। बैगिंग में क्या किया उन्होंने, इसको उन्होंने पेपर पैक से कवर किया। These flowers are covered by paper bags to avoid, हमने इमैस्कुलेशन से पॉलिन ग्रेन्स हटा दिए, बट किसी और प्लांट के पॉलिन ग्रेन्स तो आके वहाँ पे गिर सकते हैं, तो वो हमें नहीं करना। These flowers are covered by paper bags to avoid pollination by undesired pollen grain। ठीक है, बैगिंग। अब उसके बाद से उन्होंने क्या किया, अब जब ये मैच्योर हो गया तो दूसरे प्लांट का जिसको उन्होंने मेल फ्लावर की तरह चूज किया था, प्योर प्लांट टॉल, उसके पॉलन ग्रेन्स को कलेक्ट किया और इसके ऊपर इसके फिर से क्या की डी बैगिंग की और उसके ऊपर उसके पॉलन ग्रेन्स को छिड़का। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, डी बैगिंग। दैट इज रिमूवल ऑफ पेपर बैग। जब ये मैच्योर हो गया, क्योंकि ये काम बर्ड की स्टेज में की जाती है, रिमूवल ऑफ पेपर बैग्स। एंड द नेक्स्ट इज डस्टिंग। डस्टिंग में क्या किया, जो डिजायर्ड क्वालिटी के जो पॉलिन ग्रेन्स थे उसको उन्होंने इसके ऊपर क्या किया, इसको उन्होंने उसके ऊपर मतलब पॉलिन ग्रेन्स को डस्ट किया। दैट इज पॉलिन ग्रेन्स कलेक्टेड फ्रॉम डिजायर्ड male flower is dusted
ओवर द फीमेल फ्लावर। और उसके बाद से इसको फिर से कवर कर दिया, दैट इज रीबैगिंग। कवर्ड विथ पेपर बैग। और अब जब ये मैच्योर हो गया तो क्या किया उन्होंने, जब ये मैच्योर हो गया तो इसके सीड को कलेक्ट किया, और कलेक्ट करके उसके बाद से उन्होंने उनको अगले सीजन में ग्रो किया, और जो प्लांट्स मिले उसको उन्होंने बोला सेल्फ, उसको उन्होंने बोला फर्स्ट फिलियल जनरेशन। तो देखिए अब इसके बाद फिर seeds collected, grown in next season, और अब जो मिला दैट इज फर्स्ट फिलियल जनरेशन। उसको नाम क्या दिया गया, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। फर्स्ट फिलियल जनरेशन दैट इज F1 जनरेशन। ठीक है, अब F1 जनरेशन को उन्होंने आपस में ये क्या है, ये हाइब्रिड है क्योंकि दो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक को किया गया है। अब नेक्स्ट सेल्फ पॉलिनेशन। अब सेल्फ पॉलिनेशन में उन्होंने क्या किया कि नाउ द नेक्स्ट इज सेल्फ पॉलिनेशन। इससे जो सीड्स मिले उसको उन्होंने ग्रो किया। तो सीड्स कलेक्टेड एंड ग्रोन, F1 जनरेशन आर ग्रोन, और क्या मिला हमें, सेकेंड फिलियल जनरेशन दैट इज F2 जनरेशन। ये तो मेंडल की टेक्निक हो गई, क्या उन्होंने किया। अब उन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या क्या बातें की, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स लिए और क्या उन्होंने लॉ दिया, इसको फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।